सीएसआईआर नेट 2026 में क्या नया पैटर्न और नया सिलेबस होने वाला है, इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन काफी सारे एस्पिरेंट्स को है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखो, ये सारा कंफ्यूजन शुरू कहाँ से हुआ है? ये हुआ है शुरू हमारे जो 13 ऑफ जनवरी को एक नोटिस आया था। इस नोटिस के आधार पर ये चीज बोली गई है स्टूडेंट्स कि अब जो सीएसआईआर एग्जामिनेशन होगा दिसंबर से, जो पेपर होगा स्टूडेंट्स, उसमें आपका सिलेबस बदल दिया गया है और सीएसआईआर और डीबीटी को दोनों को मर्ज कर दिया गया है। इसका मतलब यह है, जाहिर सी बात है कि इस साल हमारा डीबीटी तो नहीं होने वाला है। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपकी कंडीशन कही गई है, इस पे पिछले साल भी डिस्कशन हुआ था और बात यही आई थी कि सिलेबस में क्या बदलाव होगा। तो बिल्कुल एक प्रपोज्ड सिलेबस सीएसआईआर ने अपनी वेबसाइट पर इसका रिलीज करा था, जिसके अनुसार अगर हम बात करें तो जो ओरिजिनली हमारा सिलेबस है ये वाला, यानी कि 13 यूनिट्स, जिसमें आप देख सकते हो कि बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, अप्लाइड एंड मेथड्स, ये सब हमारी यूजुअल यूनिट्स थी। अब स्टूडेंट्स, ये जितनी भी यूजुअल यूनिट्स हैं, ये कब आपको पढ़नी है? ये आपको सीएसआई नेट के लिए अभी भी पढ़नी है और ये मेजरली आपके कब काम आएगी? जून 2026 के लिए आएंगी। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये सारा सिलेबस तुम्हारे बिल्कुल वेस्ट चला जाएगा दिसंबर के लिए। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि कोर तो स्टूडेंट्स यहीं से बनना है। अब जरा जो बदलाव हो सकता है, या जिस पे अगर हम बात करें, जो प्रपोज सिलेबस ही अगर इनका वही सिलेबस है जिसको अब ये दिसंबर में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो किन चीजों में आपको चेंजेस देखने को मिले हैं? तो देखो, ये फर्स्ट यूनिट सेम है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल, सेल कम्युनिकेशन, सब कुछ सेम दिख रहा है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट, एनिमल, इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन। अब बच्चे देखो, इन्होंने क्या करा है, इवोल्यूशन के साथ इन्होंने डाइवर्सिटी लिख दिया है, जो कि पहले वाले में आपके एज अ सेपरेट यूनिट थी। तो इसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा बदलाव है, बस इन्होंने नाम को साथ में करके लिख दिया है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, इकोलॉजी एंड बिहेवियरल बायोलॉजी, ये चीज आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। जो चेंज है स्टूडेंट्स, वो ये है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब ये इतना बड़ा बदलाव करने की क्या जरूरत लगी है अभी के लिए? अगर हम बात करें, डेफिनेटली आपको पता है कि आफ्टर कोविड बायोटेक वाला फील्ड जो है स्टूडेंट्स, वो आपका आगे बढ़ रहा है और स्कोप भी बढ़ने वाला है आने वाले वक्त में। अब इस चांसेस में अगर हम बात करें कि इस फील्ड की तरफ अगर हम जा रहे हैं, रिसर्च की तरफ हम जा रहे हैं, और अगर हमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो रिसर्च टूल्स होते हैं उनके बारे में ही इंफॉर्मेशन नहीं है स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं हम अपनी रिसर्च में पीछे रह जाएंगे। या फिर आप ये सब चीजें तब सीख रहे होंगे जब आप अपनी पीएचडी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं साइकिल सिर्फ वही है कि आपको इंफॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए, और इसलिए अब आपके सिलेबस में ये चीजें इंक्लूड कर दी गई है, जो कि एक बायोटेक वाला बच्चा ऑलरेडी पढ़ता ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। अब ये किन बच्चों को इस यूनिट से बेनिफिट होने वाला है? जो भी जैसे गेट बीटी वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड वाले होते हैं, डीबीटी वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, वो ये चीज अच्छे से डेप्थ में पढ़ते हैं, है ना। उनके लिए ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। मुश्किल है लाइफ साइंसेज वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जो जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब फील्ड से मास्टर्स करके लाइफ साइंसेज या सीएसआईआर का पेपर देने वाले हैं, वो भी दिसंबर वाला। तो स्टूडेंट्स, उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत डिफिकल्ट हैं, बस पढ़ना आना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उन सब चीजों पर टेंशन मत लो, क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपको उन सब के वीडियोस भी मिल जाएंगे और कैसे पढ़ना है उसकी स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी जल्दी। और दूसरा दो क्या लिखा है, एडवांसेस इन योर बायोटेक्नोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी। तो मेथड्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो हमारे लिए जो थोड़ी सी नई चीज आ रही है वो तीन चीजें आ रही हैं, 11, 12 और 13। बाकी सब एज इट इज सेम है। तो इतना बड़ा हैवॉक भी नहीं बना के रखना है कि सीएसआईआर नेट में पूरा सिलेबस बदल चुका है, स्पेशली आपके दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए। तो दिसंबर में जहां तक मुझे जो चांसेस लग रहे हैं, यही सिलेबस जो है स्टूडेंट्स आपका सीएसआईआर नेट जून वाला जो सिलेबस है, आप कह सकते हो, उससे बहुत हद तक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल जाएगी और दिसंबर 2026 में आपका ये वाला सिलेबस फॉलो अप होगा। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद भी काफी सारे एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मैम डिटेल्ड सिलेबस भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, डिटेल्ड सिलेबस मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरा इसे ओपन करके रखा है, जो पिछले साल आपका रिवील आउट हुआ था। इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में लगभग सिलेबस वही है बायोकेमिस्ट्री का, जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, कंपोजिशन, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस, बायो एनर्जेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम्स, ये सब स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी पढ़ते आ ही रहे हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब हम पढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट दूसरी यूनिट की बात करें, सेल बायोलॉजी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज या फिर जीन्स और क्रोमोसोम्स के बारे में, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स ये सब चीजें आप ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर और रिकॉम्बिनेशन, आरएनए सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन, प्रोसेसिंग, रेगुलेशन, प्रोटीन का सिंथेसिस, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये भी स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी 2026 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत रेफरेंस देखा होगा, सिलेबस देखा होगा कि ये तो हमारा सेम ही है अभी तक सो फार। सेल कम्युनिकेशन में भी स्टूडेंट्स ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ आप देख सकते हो आपका इम्यूनोलॉजी है, ये चीज हम ऑलरेडी समय पता भी है, कैंसर बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टूडेंट्स वही आपका एग्जैक्ट सेम है। इसमें आपको बता देती हूँ कि किसमें आपके चेंजेस देखने को मिले हैं। अब प्लांट फिजियोलॉजी में देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन, प्लांट हार्मोन, सेंसरी, सॉल्यूट, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये सब सेम है स्टूडेंट्स, जो भी अभी तक हम सो फार CSIR में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एनिमल फिजियोलॉजी में, इसमें देखो थोड़ा सा मुझे बदलाव देखने को मिला है, जैसे ब्लड एंड सर्कुलेशन, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेशन, नर्वस, सेंसरी, एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन, स्ट्रेस एडेप्टेशन, डाइजेशन, एंडोक्राइनोलॉजी, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नया चीज आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा ऑर्गेनिज्म, होलोबायोन्ट्स, गट माइक्रोबायोम इन फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ गट माइक्रोबायोम, जर्म फ्री एनिमल्स, गट ब्रेन एक्सेस, डिसबायोसिस एंड डिसीज। तो ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट है स्टूडेंट्स, जो कि पिछले सिलेबस में हमें नहीं देखने को मिली है। दूसरी है इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन एंड एनर्जी होम्योस्टेसिस एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एंड डिसऑर्डर्स। तो ये आपके 2 पॉइंटर्स इन्होंने फिजियोलॉजी यानी कि आपके एनिमल फिजियोलॉजी में इन्होंने ऐड करे हैं, तो वो चीज हमें और इसमें एडिशनली पढ़नी होगी अगर दिसंबर में आपका सिलेबस यही वाला आता है जो कि CSIR ने पिछले साल रिलीज करा था, प्रपोज करा था। इनहेरिटेंस बायोलॉजी यानी कि जेनेटिक्स में आप वही यूजुअल चीज देख सकते हैं, क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, जीन्स और म्यूटेशंस, जेनेटिक एनालिसिस, ह्यूमन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये सब वही है स्टूडेंट्स। दूसरा इवोल्यूशन में अगर हम बात करें प्रपोज सिलेबस के अनुसार, तो इसमें डाइवर्सिटी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, तो इवोल्यूशन का आपका इतना भाग यहाँ पर दे रखा है। नीचे आपका स्टूडेंट्स जनरली डाइवर्सिटी वाला पार्ट है, जैसे कि टेक्सोनॉमी, माइक्रोबियल लाइफ, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, यानी कि इसमें आपका प्लांट और एनिमल डाइवर्सिटी दोनों को इंक्लूड करके दे रखा है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद आता है इकोलॉजी एंड बिहेवियरल बायोलॉजी स्टूडेंट्स, तो ये भी आपका सेम है, इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, ये सब आपका वही सेम है स्टूडेंट्स। एक्ट्स एंड पॉलिसीज, ये सब थोड़ा आपको ध्यान भी रखना होता है, आपकी अप्लाइड इकोलॉजी से ये सब चीजें पूछी भी जाती हैं। बिहेवियरल इकोलॉजी है स्टूडेंट्स, तो ये सब चीजें आपकी ऑलरेडी हैं। अब जो नया आता है दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कॉम्पिटेशनल बायोलॉजी। तो देखो इसमें सबसे बड़ी चैलेंज वाली चीज ये होती है कि क्या ये चीज मास्टर्स में हर एक एस्पिरेंट पढ़ता है? जी नहीं। अगर आपका बायोटेक्नोलॉजिकल कोर सब्जेक्ट नहीं है या फिर आपने किसी एक सेमेस्टर में या एक साल में बायोटेक्नोलॉजिकल कोर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना, और साथ ही में इनकी स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करना और मुश्किल हो सकता है। तो ये टॉपिक्स हमारे लिए थोड़े मुश्किल हो जाएंगे अगर आप लाइफ साइंसेस कोर के एस्पिरेंट है, आप जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं, बॉटनी से हैं, माइक्रोबायोलॉजी से हैं, बट बायोटेक्नोलॉजी का कभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो मुश्किल है ये थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स, नो डाउट, बट इसको ईजी बनाने का काम भी हमारा ही है, राइट। तो जरा थोड़ा सा देख लेते हैं सिलेबस, जैसे मेजर बायोइन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज, जिसमें जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस, 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस, पैटर्न सीक्वेंसेस डेटाबेस। तो अगर ये हमने अपने मास्टर लेवल पर नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी रिलेटेड नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस, ब्लास्ट, फास्टा, ये सब स्टूडेंट्स, जीन एनोटेशंस, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड डायनामिक्स, क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन, 3D स्ट्रक्चर, ड्रग डिजाइनिंग, सिस्टम बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। दूसरा देखो क्या दे रखा है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स आ चुकी है बायोलॉजी वालों के लिए, तो ध्यान से देखिए, कैलकुलस का बेसिक आपको आना चाहिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल,
material and energy balance, steady state energy and material balance, properties of substances, introduction to transport phenomena, momentum transfer, heat and mass transfer, introduction to mass transfer equipment. तो ये सब चीजें भी इसमें आ चुकी है. थर्मोडायनेमिक्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम में देख लीजिए, तो ये आपका वही यूजुअल थर्मोडायनेमिक्स है स्टूडेंट्स, उसी से रिलेटेड आपका चीजें जैसे कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इन सब के बारे में है, राइट. तो इसमें साथ ही में ग्लाइकोलिटिक ऑसिलेशंस, बायोलॉजिकल क्लॉक्स, ये सब चीजें भी इंक्लूड कर दी गई हैं. बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, ग्रोथ काइनेटिक्स, स्टेरिलाइजेशन, मास एंड एनर्जी बैलेंस, फर्मेंटेशन, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है. इंजाइम्स एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी में इंजाइम्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड आयोनिक लिक्विड, बायोकैटलिस्ट, एंजाइम इंजीनियरिंग, रैंडम एंड रेशनल अप्रोच टू प्रोटीन इंजीनियरिंग, बायोकैटलिस्ट टेक्निक्स, ये सभी पार्ट. तो ये बिल्कुल लाइफ साइंसेज से बिल्कुल डिफरेंट है. जो मेन कोर लाइफ साइंसेज वाले एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं उससे बिल्कुल हटके सिलेबस है. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेस, प्लांट डिजाइन, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिस्टम बायोलॉजी. उसके बाद एडवांसेस वाली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि आपका जो पिछला आपने पहले पढ़ा है उससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा, जैसे 3D मॉडल्स फॉर डिसीज एंड ये सब, मतलब जो अभी आपने इससे पहले वाली यूनिट रेफर करी थी. एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल बायोटेक्नोलॉजी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, ये कुछ नए टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, राइट. मेथड्स वाला ये हमारा सेम ही है जैसे कि पहले CSIR में पूछा जाता था स्टूडेंट्स, राइट. तो यस, काफी हद तक अगर हम देखें तो चेंजेस तो हुए हैं. अब इसमें बात ये आती है स्टूडेंट्स कि सिलेबस में अगर इतने चेंजेस आए तो पेपर का लेवल कैसा होगा. तो ये चीज इन्होंने अपनी ऑफिशियल नोटिस में लिखी है स्टूडेंट्स की पेपर में अगर हम बात करें जो लेवल की बात है तो उसको ये ज्यादा ऐसे फॉर्मुलेट इतना ज्यादा बदलाव नहीं करेंगे, बट हाँ जितना रिक्वायर्ड है उस लेवल को मेंटेन करके रखेंगे. तो अभी स्टूडेंट्स हमें ये क्लैरिफाई नहीं है ना कि इसमें से कितने पार्ट या कितना प्रतिशत सवाल पूछा जाएगा, कैसे इंटरडिसिप्लिनरी सवाल बनेंगे. मतलब इस यूनिट को मर्ज करके स्टार्टिंग की यूनिट से मर्ज करके बना दिया. तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स दिसंबर वाला पेपर थोड़ा तो चैलेंजिंग होगा क्योंकि सिलेबस अलग है और हमें ये भी नहीं पता है कि किस तरीके के या कितने लेवल के डेप्थ के सवाल हमसे पूछे जाएंगे. तो अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हम क्या करें, बीइंग अ स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं. तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप फाइनल ईयर में मौजूद हैं, है ना, अगर आप फाइनल ईयर में मौजूद हैं और तुम्हारा है टारगेट कि यार नेट क्वालिफाई करना है, तो प्लीज आप जून को जरूर टारगेट करिए, जून 2026 को टारगेट करिए, क्योंकि सब कुछ वही है जो शायद आपने स्टूडेंट्स अपने मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में पढ़ा है. अगर आपको मेहनत की जरूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, बट हाँ सब कुछ सेम ही है, सब कुछ सेम रहेगा. क्वेश्चंस में भी अगर मैं बात करूं ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं मिलेंगे. इंटरडिसिप्लिनरी सवाल अगर बनते हैं तो वो कोई नई यूनिट से नहीं बनने वाले हैं, राइट. और अगर स्टूडेंट्स अगर आप रिपीटर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए थोड़ी सी चीजें और आसान हो जाएंगी. और स्टूडेंट्स जून को ही टारगेट करिए आप लोग भी, क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अगर डिले करते हैं तो नए सिलेबस में नए चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाए तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए दिसंबर का पेपर. ठीक है, तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को बोलूंगी कि अभी के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमारे पास वक्त मौजूद है, ठीक है ना. हम जून वाले पेपर को यानी कि जून 2026 को अच्छे से पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना, और जून में ही कंडक्ट हो जाएगा आपका ये वाला पेपर जितना मुझे लग रहा है. या तो फिर आप कह सकते हो बाय द एंड ऑफ जून कह दो, या फिर आप कह सकते हो स्टूडेंट्स की जुलाई तक, जून जुलाई तक आपका पेपर जाता है तो तब तक ये आपका आसानी से कंडक्ट हो जाएगा. तो अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है. हमारे पास जनवरी बचा है स्टूडेंट्स, जन है, फेब है, मार्च है, राइट, अप्रैल मौजूद है. तो ये आपके पास 4 महीने तो इस तरीके से अच्छे खासे मौजूद हैं जिसमें आप अच्छे से अपना कोर सब्जेक्ट का यूनिट थ्योरी पार्ट उसको स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं. बाकी के जो महीने बच रहे हैं उसमें तो मैं मानती हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये सब जरूरी होता है, बट ये 4 महीने कोर या एटलीस्ट 3 महीने तो तुम्हारे पास है ही स्टूडेंट्स, ठीक है ना. तो इन पर अपना मेजर फोकस लगाइए. बाकी तो आपके पास मई वाला जो मंथ होता है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि इट इज मच मोर रिलेटेड टू कि यार उसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, मेजर अपना जो पढ़ा है उसे भी रिवाइज करना है. तो क्यों ना इन मंथ को हम अच्छे से यूटिलाइज करके अपने जून में बेस्ट परफॉर्मेंस दे दे. और इनके स्टूडेंट्स तुम्हारा जून अगर नहीं भी हो पाता है, 1% की बात मैं मान के चलती हूँ, तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि जब तुम दिसंबर का पेपर दोगे तो तुम्हारे लिए ये चीज पढ़ना और आसान हो जाएगा, क्योंकि तुमने कोर यूनिट
यूनिट्स तो यहीं पर पढ़ ली हैं, अब बस तुम्हें नई यूनिट्स पर काम करना है, तो वो चीज भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। तो अभी अपना मेन फोकस स्टूडेंट्स जून के पेपर के लिए करिए। और इसमें अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन अब तो 100% करनी है, अच्छे से करनी है, स्टैंडर्ड बुक्स की रेफरेंस लेते हुए करनी है स्टूडेंट्स, प्रिसाइज नोट्स चाहिए, तो आप हमारे साथ हमारे मेगा पैक पर कनेक्ट कर सकते हैं। इस मेगा पैक में बेस्ट चीज ये है स्टूडेंट्स कि आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाती है और हर एक बैच का एक्सेस मिलता है। मतलब अगर आगे चल के हम कोई रैंक इंप्रूवमेंट बैच CSIR के लिए भी लेके आएंगे और आपके पास अगर मेगा पैक है तो आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा, राइट। तो इसमें आपका पार्ट ए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडेड है, पार्ट बी है जो कि आपका लाइफ साइंसेस कोर का रहता है, और पार्ट सी भी इंक्लूडेड है जो कि आपका लाइफ साइंसेस कोर रहता है। साथ ही में इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, तो आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास मेगा पैक का है, जो आप हमारी साइट से अगर हेल्प चाहते हैं तो इसके थ्रू आप ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको लग रहा है कि मैम थोड़ा सा हमें प्राइस ड्रॉप चाहिए, तो प्राइस ड्रॉप के लिए स्टूडेंट्स आप हमारे मिशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसमें बस पार्ट ए इंक्लूडेड नहीं रहेगा, पार्ट बी और सी रहेगा, और मॉक टेस्ट नहीं रहेंगे। और दूसरी चीज, अगर कोई नया बैच ऐसा बनता है जिसमें हम MCQ प्रैक्टिस करा रहे हैं या रैंक इंप्रूवमेंट का कुछ इस तरीके का बैच बन रहा है जैसे गेट वाले एस्पिरेंट्स के लिए है, तो स्टूडेंट्स वो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। बट अगर आप मेगा पैक में एनरोल करते हैं तो आने वाले जो भी ऐसे कोई सुप्रीम बैच आ रहे हैं तो वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप YT13 कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको कैसे आप एनरोल कर सकते हैं। तो देखो सही टाइम पे अगर करोगे तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली जून तुम्हारे लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं है, बट अगर हाँ जितना ज्यादा डिले करोगे तो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले ADA 24/7 की वेबसाइट पर जाइए, जाने के बाद आप ऑल कोर्सेज में CSIR नेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइफ साइंसेस को। उसके बाद आपको यहाँ पर मेगा पैक पर जाना है। मेगा पैक पर स्टूडेंट्स आप जो प्राइस देख रहे हैं इस पर जाना है, बाय नाउ पर क्लिक करिए और आप यहाँ मेरा कूपन कोड यानी कि YT13 को इस्तेमाल करिए। जैसे ही आप ये लगाएंगे तो ये आपको और भी रिड्यूस्ड अमाउंट पर मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम ये तो हमारे बजट से बाहर है, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसका प्राइस कम है स्टूडेंट्स, और इसमें आपको जो कूपन कोड लगाना है दैट इज YT13, तो ये कूपन कोड लगा के आप इसमें आसानी से एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप में से किसी भी एस्पिरेंट्स को, तो आप बिल्कुल हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, और इसमें आप लोगों को जो भी वैकेंसीज होती हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, क्विज होती हैं, उन सबकी नोटिफिकेशन मैं प्रोवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स। तो आप या तो फिर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं आशिता मैम लाइफ साइंसेज ADA 24/7, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मैम किसी अलग तरीके का आपको कंफ्यूजन है रिलेटेड टू CSIR नेट एग्जामिनेशन या अदर PhD एंट्रेंस, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल रहा है। अगर इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप लोग हमेशा ऑन टाइम, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।